गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? मेरे को पता है आप भी परेशान आ चुके हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका हूँ। 8:30 से मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब 8:30 से बैठा हूँ सिस्टम पर। वो सिस्टम एक लैन केबल होती है जो वाईफाई से कनेक्ट होती है, उसमें कुछ इशू आ रहा है। मतलब वाईफाई चल रहा है, वो लैन केबल में कोई दिक्कत है, इस चक्कर में मैं लाइव आ नहीं पा रहा। और एक दो बार लाइव आया भी तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया। बट मेरे को ये था कि मैं क्लास मिस ना करूँ। और मैं एक वादा कर रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम है और आपके एग्जाम कितने क्रूशियल हैं। तो मैं ये वादा कर रहा हूँ कि 99.99% तो मैं लाइव ही आऊँगा, क्योंकि लैन केबल मैंने नहीं मंगा लिया, वो कल मैं लगा के लाइव ही आऊँगा। बट अगर जिस दिन 0.1% अगर मैं लाइव नहीं आ पाया, इतना मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं क्लास रिकॉर्ड करके ना आपके अपलोड कर दूंगा। मतलब आपको क्लास मिस नहीं करनी, बस इतना मेरा आज आपसे वादा है कि डेली क्लास आपकी हुआ करेगी। क्योंकि मैंने आपसे टारगेट लिया कि 35 दिन के अंदर मेरे को जीएसटी खत्म करवाना, तो करवाना है वो आज के बाद कैसे भी हो, ठीक है नी। 99.99% मैं लाइव ही आऊंगा। 0.1% अगर मैं किसी दिन लाइव नहीं आ पाया तो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। आप चाहे स्पीड फास्ट करके देखो, चाहे कैसे भी करके देखो, आपको क्लास डेली मिलेगी। इतना आपके भाई का वादा है जी, ठीक है नी। चलो अब मैं इसकी अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो सारे बच्चे पार्टिसिपेशन करेंगे, सेम लाइक करने हैं, सेम कमेंट करने हैं। ये नहीं फील करना कि गाबा सर बैठे नहीं, गाबा सर आपके सामने बैठे हैं। हेलो भाई साहब, ओए इधर तुम्हारे से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब एक बार फटाफट से मेरे को लास्ट क्लास के ना रिवीजन करा दो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी होली पे कई सारी छुट्टियां हो चुकी हैं। बट भगवान की कृपा से अब कोई भी छुट्टी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी कोई भी छुट्टी ना हो। अब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सप्लाई का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। होपफुली आज हम सप्लाई का चैप्टर पूरा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और कल हम क्या करेंगे, कल सप्लाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बन चुके हैं कल वाली क्लास में वो डिस्कस करेंगे। एंड नए चैप्टर की कल हम स्टार्टिंग करेंगे। तो प्लीज कल वाली क्लास भी मिस मत करना गलती से, ठीक है जी। चलो एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। लास्ट क्लास में एक बात मेरे को बताओ, मेरे को जो याद आ रहा है, आई थिंक हम 7-1 पूरा कर चुके हैं। सप्लाई में क्या आएगा, फिर 7-1 कैपिटल ए हमने स्टार्ट किया हुआ कि जो भी काम 7-1 में सप्लाई बनेगा वो किसके सप्लाई बनेगा। 7-1 कैपिटल ए ने रेफर किया था शेड्यूल 2 को। शेड्यूल 2 में टोटल मिला के पैरा कितने हैं, 6 पैरा हैं। और एंट्री कितनी है, 17। और मेरे को याद आ रहा है, एक तो पैरा 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, पैरा 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, पैरा 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, पैरा 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, पैरा 5 आई थिंक अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, जो आज हमें कंप्लीट करना है। पैरा 6 भी आज हमें कंप्लीट करना है। और पैरा 7 आपका डिलीट हो चुका है। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया। याद करो पैरा 1। अब अगर पैरा 1 की बात करूंगा, पैरा 1 में 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए थे। पहला तो आ गया टाइटल ट्रांसफर। अगर आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया इमीडिएटली वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। फिर 1C के अंदर भी वो अगर टाइटल ट्रांसफर किया फ्यूचर डेट में वो किसके सप्लाई बनेगा, गुड्स के सप्लाई बनेगा। और 1B के अंदर क्या था कि अगर आपने राइट ट्रांसफर किया है तो राइट ट्रांसफर करना जो होता है वो भी आपकी सर्विस की सप्लाई में कवर होगा। तो पहला गुड्स वाला केस था, तीसरा गुड्स वाला केस था, और दूसरा आपका सर्विस वाला केस था। फिर याद करो पैरा 2 में क्या था। हेलो भाई साहब, ओए ओ इधर इधर। पैरा 2 में क्या था, पैरा 2 में था लैंड की रेंटिंग। अगर अपने लैंड को किराए पर दी है तो वो रेंटिंग जो सप्लाई बनेगी वो सप्लाई बनेगी सर्विस की। और बिल्डिंग की रेंटिंग अगर की होगी बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए वो भी सप्लाई बनेगी सर्विस की। पैरा 2A 2B के अंदर आता है। और यहां पर फिर हमने 5A को कनेक्ट किया था। 5A क्या बोलता है कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन लैंड और बिल्डिंग जो 2A 2B में कवर है तो वो काम भी सर्विस के सप्लाई बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, लैंड और बिल्डिंग की बातें पैरा 2 के अंदर होती हैं। लैंड बिल्डिंग को छोड़कर अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दी होगी तो पैरा 5A में वो सर्विस की सप्लाई बन जाएगा। सेम राइट वाले केस में अगर राइट ट्रांसफर किया तो सर्विस की सप्लाई है। 5F के अंदर ये पॉइंट हमने किया था, राइट टू यूज अगर ट्रांसफर किया होगा तो भी वो काम सर्विस की सप्लाई बनेगा। फिर 3A में हमने क्या किया, जॉब वर्कर। आप अगर टेलर के पास कभी भी कपड़ा सिलवाने गए होंगे तो टेलर आपके कपड़े पर जो भी एक्टिविटी कर रहा है तो टेलर के काम को हम किसकी सप्लाई बोलेंगे, सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। 3A ये बात कहता है। फिर पैरा 4 में क्या था, पैरा 4A ये बात बोलता है कि अगर आपने बिजनेस के सेट को, याद है मैंने एग्जांपल दिया था एसी का, अगर बिजनेस की एसेट को ट्रांसफर कर दिया वो गुड्स की सप्लाई है। फिर अगर बिजनेस की एसेट को अगर प्राइवेट यूज के लिए यूज किया करेंगे तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। और अगर तुमने बिजनेस ही क्लोज कर दिया तो जितना भी स्टॉक तुम्हारा वहां पर बचा हुआ है उस बचे हुए स्टॉक को हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे। ये पैरा 4C के अंदर निकल के आता है। ये हमने यहां पे कंप्लीट किया। अब मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, अब रिवीजन कर रहे हैं आज की। अब एक तो पैरा 5 आज हमें कंप्लीट करना है और एक पैरा 6 आज हमें कंप्लीट करना है। ये दोनों पैरा कंप्लीट करने के बाद ना 7-1 कैपिटल ए हमारा खत्म हो जाएगा। और अगर टाइम लगा तो 7-2 भी आज मैं रिवाइज करा दूंगा ताकि हमारा सप्लाई का ऑलमोस्ट चैप्टर आज हमारा पूरा खत्म हो जाए, ताकि कल हम आराम से इसकी क्वेश्चन कर सके जी, ठीक है जी। और ध्यान रखना कल की क्लास इससे भी मेन है, क्योंकि प्रोविजन से कुछ नहीं होगा। एग्जाम में क्या बनने हैं, क्वेश्चन। तो कल वाली क्लास गलती से मिस मत कर देना, बस ये पर ध्यान दो। बट उसके लिए ये वाली क्लास देखनी बहुत जरूरी है जी। अब सुनो ध्यान से एक बार फटाफट से ना पैरा 5 में कोशिश करते हैं कि पैरा 5 में हमने क्लास में क्या क्या किया था।
देखो 5A तो हम कंप्लीट कर चुके हैं कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड और बिल्डिंग जो 2A 2B में कवर है उसको छोड़ के अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज होंगी वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। 5A बस इतना सा है। फिर 5F भी हमने कंप्लीट कर लिया। 5F में क्या था जी? हेलो भाई साहब इधर 5F में क्या था? राइट टू यूज। अगर राइट टू यूज ट्रांसफर किया होगा तो 5F के अंदर वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। अब 5 के अदर पैरा कौन सा एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। 5B जो है ना ये हमारा थोड़ा सा मेन है, ये हमारा है कंस्ट्रक्शन वाला। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को हम सर्विस की सप्लाई मानते हैं। इट मींस अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई है तो गवर्नमेंट ने बोला कंस्ट्रक्शन को हम सर्विस की सप्लाई में कवर करेंगे, बट वहां पर एक एक्सेप्शन हमने कंप्लीट की थी। वहां पर एक्सेप्शन के अंदर मैंने कहा था कि अगर एंटायर कंसीडरेशन आपको कंप्लीशन मतलब कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन इनमें से जो भी अर्लियर है अगर उसके बाद एंटायर कंसीडरेशन मिला होगा ना तो वहां पर 5B एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वो सर्विस की सप्लाई नहीं बनेगा। या तो उसको सेल ऑफ लैंड में कवर करेंगे या सेल ऑफ बिल्डिंग में कवर करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन में कवर नहीं करेंगे। बच्चा कहता है सर कसम लगे माता रानी की 1% भी हमें याद नहीं आ रहा हमने क्लास में क्या किया था, और अगर थोड़ा बहुत याद आ भी रहा है हमें इस पॉइंट में दिक्कत थी। आप हमें दोबारा से समझाओ ये पॉइंट कहना क्या चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात मेरे को सोच के बताओ, पहले नॉर्मल अपने दिमाग में लेके चलो कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जो होती है ना, अगर एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन बन गया कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी तो हम क्या बोलेंगे? सर्विस की सप्लाई है। बट एक पॉइंट ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है और यहाँ पर तुमने रहना स्टार्ट किया है। मैं दोबारा बोलूंगा, यहां पे तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, यहां पे तुमने रहना स्टार्ट किया है। इनमें से अर्लियर क्या बन रहा है? कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर इसके बाद सारी पेमेंट की होगी तो फिर इसको कंस्ट्रक्शन में कवर नहीं करेंगे, फिर हम सेल में कवर करेंगे। और सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि वहां पर स्टैंप ड्यूटी की बातें होती है। मतलब गवर्नमेंट एक तरह से कहना क्या चाह रही है कि भैया अगर आपने प्री बुकिंग करवा ली है, अगर आपने पार्ट पेमेंट यहां पर पहले कर दी है, अब यहां पर मैंने क्या बोला? कंप्लीशन यहां और ऑक्यूपेशन यहां, इनमें से अर्लियर क्या निकल कह रहा है? कंप्लीशन। इसके बाद अगर पेमेंट की है तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसको 5B में कवर नहीं करेंगे, वो सेल है। कई बार क्या होता है हम रहना पहले स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लीशन बाद में होती है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन, इनमें अर्लियर क्या निकल के आ रहा है? ऑक्यूपेशन। अगर इसके बाद आपने सारी पेमेंट की है अगेन वो सेल में कवर होगा, वो 5B में कवर नहीं होगा। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर कंप्लीशन दी हुई है, ऑक्यूपेशन दी हुई है, सबसे पहले तुम ये चेक करो इनमें से अर्लियर क्या है। जो भी अर्लियर है अगर उससे पहले कुछ पेमेंट है फिर कुछ पेमेंट बाद में है तो 5B लगेगा, वो सर्विस की सप्लाई है। बट अगर कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन इनमें से जो भी अर्लियर है अगर उसके बाद 100 की 100% पेमेंट की होगी ना फिर 5B एप्लीकेबल मत करना, फिर वो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग में कवर होगा, उस पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। ये 5B बस निकल के आ रहा है, बाकी बहुत डिटेल में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था और इस नोट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखा दूं यहां पर 5B आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देखो जी, याद करो ये 4 केस हमने क्लास में डिस्कस किया था। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या था, एक बार चेक करो। देखो कंप्लीशन यहाँ, ऑक्यूपेशन यहाँ, अर्लियर क्या है? कंप्लीशन। तो कुछ पेमेंट पहले या कुछ बाद में है तो 5B लगेगा, ये काम सर्विस की सप्लाई है। फिर कंप्लीशन यहाँ पर, ऑक्यूपेशन यहाँ पर, अर्लियर क्या? कंप्लीशन। 100% पेमेंट पहले आ गई, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर 5B लगेगा। फिर ऑक्यूपेशन यहाँ पर, कंप्लीशन यहाँ पर, अर्लियर क्या है? कंप्लीशन। पार्ट पेमेंट यहाँ पर, पार्ट पेमेंट यहाँ पर, मतलब सारी की सारी पेमेंट कंप्लीशन के बाद आई है तो 5B यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, 5B शेल नोट अप्लाई यहां पर आएगा। रीजन क्योंकि इनमें से अर्लियर कंप्लीशन है, उसके बाद अगर सारी पेमेंट की होगी तो 5B एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में 5B नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा और यहां पर लगेगा जी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है जी? तो ये पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 5B के अंदर निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर C में क्या निकल के आ रहा है? जो भी आपके IPR हैं, याद करो कौन कौन से पॉइंट थे? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। अगर आपने इसका टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया तो वो काम जो होगा वो सर्विस की सप्लाई में कवर हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। अगर परमानेंट ट्रांसफर किया, मान लो ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, अगर इनका परमानेंट ट्रांसफर है फिर तो वो गुड्स की सप्लाई है क्योंकि फिर तो टाइटल ही ट्रांसफर हो गया। बट अगर आपने इनका टेम्परेरी ट्रांसफर किया होगा तो ये 5C के अंदर सर्विस की सप्लाई में कवर हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर 5D में क्या निकल के आ रहा है? एक बात मेरे को बताओ, अब जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, याद करो रेगुलर बैच वाले जो बच्चे होंगे, आपकी क्लास एक एप्लीकेशन पे चलती है और जब वो क्लास चल रही होती है तो आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। रीजन क्या कि उसके अंदर प्राइवेसी लगी हुई है। तो क्या ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑब्वियस सी बात है कस्टमाइजेशन करवाया है? यस करवाया है। तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, इनहेंसमेंट, तो गवर्नमेंट ने बोला ये सारे के सारे काम जो होंगे ये काम भी सर्विस की सप्लाई में कवर होंगे। 5D ये बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी।
उसके बाद यहाँ पे चेक करो 5A में क्या लिखा हुआ है। 5A ये बात कहना चाह रहा है डू समथिंग और नोट टू डू समथिंग, मतलब किसी काम को करने से मना करना या किसी को टोलरेट करना, उसके लिए जो भी कंसीडरेशन मिलेगा उस काम को सर्विस की सप्लाई में कवर करेंगे और उसमें सर्विस वाला जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये पॉइंट पैरा 5 के अंदर निकल के आ रहे हैं। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं पैरा 5 में कौन कौन से पॉइंट निकल के आ रहे हैं। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस की सप्लाई बनेगी, ऑब्वियस बात है वो लैंड और बिल्डिंग वाले केस में कवर ना हो। दूसरा, कंस्ट्रक्शन वाले काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे, बट अगर 100% पेमेंट कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन इनमें से जो अर्लियर है उसके बाद अगर सारी पेमेंट आई होगी तो 5 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान दो। तीसरा पॉइंट, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, आईपीआर की टेम्परेरी ट्रांसफर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, तो इसको भी हम सर्विस के सप्लाई बोलेंगे। फिर फोर्थ में क्या था, आईटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसकी डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन, इनहेंसमेंट, अपग्रेडेशन, इनको डिजाइन करना, ये काम सारे सर्विस के सप्लाई में कवर होंगे। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव एक्ट, मतलब नोट टू डू समथिंग या किसी काम को टोलरेट करना, ये काम भी सर्विस के सप्लाई में कवर होगा। और फिर 5F में क्या था, राइट टू यूज अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो काम भी सर्विस के सप्लाई में कवर होगा। ये सारे के सारे काम सर्विस के सप्लाई में कवर हो जाएंगे। अब जाके पैरा 5 हमारा खत्म हो जाता है जी, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे एक बार आ जाओ जी, अब हमें यहां पे डिस्कस करना है पैरा 6 हमारा क्या निकल के आता है। और पैरा 6 के साथ में हम एक और कॉन्सेप्ट भी खत्म करेंगे, दैट इज कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। और कल मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा, आपको लगेगा भाई साहब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन गया तो 90% बच्चा गलत करके आएगा, बट मुझे वादा है कि तुम सही करके आओगे। क्योंकि जो कल हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको मैं दिखा दूंगा सर एग्जाम में कैसे छोटी छोटी गलतियां आप करके आते हो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बट तुम्हें पढ़ने से फील होगा कि वो सप्लाई मिक्स सप्लाई है, होगी वो कंपोजिट। तुम्हें पढ़ने से फील होगा कि वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है, होगी वो मिक्स सप्लाई। तो बहुत ध्यान समझना, इसके बेस पे कल वाली क्लास में हमें क्वेश्चन करने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, एक तो 7.1 कैपिटल ए हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर शेड्यूल 2 का पैरा 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, एक सेक्शन 2 क्लोज नंबर 30 कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन अभी डिस्कस करेंगे, सेक्शन 274 मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, और एक सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का जीएसटी में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी इंटरलिंकिंग हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, बस एक बात ध्यान दो। अच्छा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, पहली बात तो ये समझो कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या है। देखो, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब ऐसा समझो कि क्या मार्केट में और एक से ज्यादा सप्लाई मार्केट के अंदर मिलती है, क्या मार्केट में कॉम्बो मिलते हैं, मार्केट में कॉम्बो बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा, एक बात मेरे को बताओगे, हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडी, ओए शिमला, इधर एक बात मेरे को बताओगे, कॉम्बो मार्केट में किस किस चीज के मिलते हैं। सर कॉम्बो मिलता है गुड्स प्लस गुड्स का कॉम्बो मिलता है, गुड्स प्लस सर्विस का कॉम्बो होता है, सर्विस प्लस गुड्स का कॉम्बो होता है, और सर्विस प्लस सर्विस का भी कॉम्बो होता है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार देखा होगा, और अमेजोन पे आप सर्च करो, अमेजोन पे सिर्फ एक वर्ड लिख दो कॉम्बो, गूगल पे एक वर्ड लिख दो कॉम्बो, आपको दुनिया जहान के कॉम्बो निकल के आ जाएंगे। वो क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आप फेस वॉश ले लो, साथ में परफ्यूम फ्री है। आप अगर बेल्ट लोगे साथ में शर्ट फ्री है, शर्ट लोगे टाई फ्री है। अब जितने भी ये कॉम्बो मार्केट में बट रहे हैं, जितने भी कॉम्बो मार्केट में मिल रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि इनको हमें कवर किस में करना है। लेट्स टेक एग्जांपल, आप मार्केट से लैपटॉप लेकर आए, अब लैपटॉप प्लस लैपटॉप का बैग साथ मिल गया, तो लैपटॉप का रेट लगेगा या बैग का रेट लगेगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं बोलना सर ये कंपोजिट सप्लाई है तो लैपटॉप का लगेगा। मैंने क्या बोला, अभी दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए कि अगर मान लो लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग है तो रेट एप्लीकेबल कौन सा होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अब ये जिस पैनल पर मैं क्लास ले रहा हूं ना, इसके साथ में पेन आता है। अब अगर ये है और ये पेन है, ये दोनों साथ में कंबाइन आते हैं, क्योंकि बिना पेन के तो ये चल नहीं पाएगा, और खाली पेन से ये भी किसी काम का नहीं है, और ये बिना पेन के किसी काम का नहीं है। तो मुद्दा क्या निकल कह रहा है कि जब मैंने कंबाइन ये लिया होगा, उसने मेरे से एक लमसम पैसा चार्ज किया होगा, तो उस लमसम पैसे पर ये वाला जीएसटी एप्लीकेबल होगा या ये वाला जीएसटी एप्लीकेबल। इसमें प्रिंसिपल क्या है। अब आप अगर बोलोगे सर प्रिंसिपल ये है, तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल ये है। आप अगर बोलोगे प्रिंसिपल ये है, तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल ये। तो मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है कि इसको हम किस सप्लाई में कवर करेंगे, रेट एप्लीकेबल कौन सा करेंगे, क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है। तो मार्केट में दुनिया जहान के कॉम्बो मिलते हैं, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जो भी कॉम्बो मार्केट में मिलते हैं, तो सबसे पहले तुम ये आइडेंटिफाई करो वो कॉम्बो है कौन सा। या तो वो कंपोजिट सप्लाई होगा या वो मिक्स सप्लाई होगा। तो पहला पॉइंट तो निकल के आ रहा है, या तो वो कंपोजिट सप्लाई है या वो मिक्स सप्लाई है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या है। उससे पहले गवर्नमेंट कह रही कंपोजिट सप्लाई के 2 पार्ट होते हैं, या तो वो स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई है या वो नॉन स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई है।
अब स्पेसिफाइड कॉम्पोजिट सप्लाई और नॉन स्पेसिफाइड कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब जानने से पहले इतना समझो। देखो कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, ऐसी सप्लाई या ऐसा मिक्सचर जो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब क्या है, जो प्रैक्टिकली आपको देखने को ऐसे ही मिलता है। एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। हेलो भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आप मार्केट से एसी लेकर आते हो तो क्या एसी के रिमोट साथ में मिलता है? हाँ या ना में आंसर दो। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये मत सोचना है क्लास लाइव नहीं है। सर अगर तुम लाइव के बुलेखे पड़ जाओगे ना, क्योंकि आज मेरे को ये फील हुआ, वाकई फील हुआ। मैं 8:30 बजे से वाईफाई चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है यार गाबा सर का वाईफाई खराब रहता है, तो मेरे को ना ये फील हुआ, मैंने कहा बात तो उनकी भी सही है कि मैं अपने प्रॉब्लम के चक्कर में दूसरों का नुकसान क्यों करूं। भाई रिकॉर्डिंग करके डाल दूं, क्या होगा, आधे बच्चे देखेंगे ना, बट जो पढ़ने वाला बच्चा वो तो देखेगा, उसको तो पता है मेरे को तो पढ़ना है, मेरे एग्जाम है भाई, चाहे मेरे को लाइव मिले चाहे रिकॉर्डिंग मिले, फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को देखने से मतलब है। तो वही मैं तुम्हें कह रहा हूं, पढ़ने से मतलब रखो। और ये बात फिर मैंने वहीं से मैंने कहा भाई कमिटमेंट कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं भाई, वाईफाई नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग तो चल सकती है। रिकॉर्डिंग मैं कल जाके किसी और के सिस्टम से अपलोड कर दूंगा या कहीं से भी अपलोड कर दूंगा, बट अगर मैं लाइव के चक्कर में बैठा रह गया फिर तो लाइव क्लास कभी मान लो नेट नहीं है तो मैं लाइव ले ही नहीं पाऊंगा। तो वो आज के बाद मैंने काम बिल्कुल नहीं करना, तुम्हें डेली क्लास मिलेगी बस, और तुम्हें सुननी पड़ेगी जी। सिंपल सी बात है, हमें हमारा मकसद यह है कि हमें रिवीजन बढ़िया तरीके से करने, चाहे वो कैसे भी हो रही हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन क्या निकल कर है कि जब तुम मार्केट से, एक बात बताओ, तुम एसी लेकर आते हो, क्या तुम्हें रिमोट नहीं मिलता? मिलता है। तो अब एसी प्लस में रिमोट, ये तुम्हें क्या लग रहा है, दैट इज नेचुरल बंडल ना, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। आज मार्केट से एलईडी लेकर आऊंगा तो क्या मुझे रिमोट नहीं मिलेगा? बिल्कुल रिमोट मिलेगा। आज मार्केट से आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी सामान लेकर आ रहे हो, अरे मान लो ओवन लेके आ रहे हो, माइक्रोवेव लेकर आ रहे हो, साथ में उसका रिमोट कहीं ना कहीं मिलता है। तो मतलब इतने सारे कॉम्पोजिट सप्लाई हैं जो नेचुरल बंडल है, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग हो गया, होटल की एकोमोडेशन प्लस में सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, और बोर्डिंग स्कूल हो गया जहां पर खाना पीना एजुकेशन सारा, आज जितने भी प्ले स्कूल हैं ये सारे कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर आते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी भी होती है, खाना पीना भी होता है, सब कुछ मतलब, और सारा कंबाइंड पैसा वो चार्ज करते हैं। तो कॉम्पोजिट सप्लाई का नॉर्मल मतलब क्या निकल के आ रहा है, दैट इज नेचुरल बंडल जो प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें देखने को मिलता है। मिक्स सप्लाई का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ऐसा बंडल जो प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिलता, जो प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिलता, बट उन्होंने वो जबरदस्ती बंडल बना दिया, उन्होंने वो जबरदस्ती कंबाइन कर दिया ताकि अपनी सेल बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा वो मिक्स सप्लाई में कवर होता है। तो पहली बात ये समझो कि पहला डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है। हेलो भाई साहब इधर, पहला डिफरेंस क्या निकल कर रहा है, कॉम्पोजिट सप्लाई नेचुरल बंडल, मिक्स सप्लाई नॉट नेचुरल बंडल, पहला डिफरेंस ये। दूसरा, कॉम्पोजिट सप्लाई में जो बंडल बनता है वो दोनों जो है वो दोनों की दोनों टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सेक्शन 2 क्लोज नंबर 30 की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो कॉम्बो बनेगा, अगर वो 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई का कॉम्बो बनेगा ना, तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर होगा, नहीं तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर नहीं होगा। और अगर बात मैं करूंगा मिक्स सप्लाई की, तो गवर्नमेंट बात करें मिक्स सप्लाई में दो इंडिविजुअल सप्लाई का कॉम्बो बन सकता है, दो सप्लाई टैक्सेबल हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर मान लो पिज्जा प्लस में लीकर, पिज्जा प्लस में लीकर, अगर इनका कॉम्बो बनाना है, ये मिक्स सप्लाई में कवर होगा, कॉम्पोजिट में कवर नहीं होगा। आज अगर मान लो फॉर एग्जांपल मोमोज प्लस मोमोज की चटनी, अब मोमोज अगर टैक्सेबल है, चटनी अगर टैक्सेबल है, तब ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। अगर मान लो मोमोज टैक्सेबल है, चटनी एग्जम्प्ट है, ये कॉम्बो कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पोजिट सप्लाई की पहली कंडीशन ही ये है कि जो कॉम्बो बनेगा वो दोनों को दोनों टैक्सेबल सप्लाई होनी जरूरी है। अगर टैक्सेबल प्लस में एग्जम्प्टेड है, इसका कॉम्बो मे बी वो मिक्स सप्लाई में कवर हो जाए या अलग अलग रेट एप्लीकेबल होंगे, बट कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर नहीं होगा, बस एक बात ध्यान दो। और मैं तुम्हें इस बात को दिखाता हूं, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप चेक करोगे, देखो मैंने लिखा भी है, कॉम्बिनेशन ये किसका है, कॉम्पोजिट सप्लाई, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स सप्लाई, मतलब सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सप्लाई, मतलब कोई भी दो सप्लाई आपस में जुड़ सकती है मिक्स सप्लाई के अंदर। उसके बाद कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो लैपटॉप है, लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, अब अगर एक बिल में लैपटॉप का रेट अलग लिखा हुआ है, लैपटॉप बैग का रेट अलग लिखा हुआ है, तो एक कॉम्पोजिट सप्लाई है। बट मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस होना बहुत जरूरी है। जब तक मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस नहीं होगा, इसको मिक्स सप्लाई नहीं बोलेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी पॉइंट के अंदर से बना था, और तुम कल वाली क्लास में गलती करोगे। होपफुली जब मैं कल लाइव आऊंगा, तुमसे लाइव क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछूंगा, तुम फिर गलती करोगे। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, तुम गलती करोगे और फिर तुम गलती करोगे। तो ये पॉइंट ध्यान देना, कॉम्पोजिट सप्लाई में सिंगल प्राइस होना जरूरी नहीं है। आधी दुनिया, आधे बच्चे बिना बेयर एक्ट देखे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनके दिमाग में बस क्या रटवा दिया गया है कि भाई कॉम्पोजिट मतलब नेचुरल बंडल, और वहां पे ना कंबाइंड प्राइस चार्ज होता है। ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा जी, ऐसा मिक्स सप्लाई के अंदर लिखा है कि मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी है, बट कॉम्पोजिट सप्लाई में सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी नहीं है।
कंपोजिट सप्लाई का फीचर बस ये निकल कह रहे कि जो दो आइटम तुम दे रहे हो ये दोनों नेचुरल बंडल होने चाहिए, ये प्रैक्टिकली दोनों एक ही साथ में जाने चाहिए, तब वो कंपोजिट सप्लाई में कवर करेंगे, अदरवाइज कंपोजिट में कवर नहीं करेंगे। आज अगर फॉर एग्जांपल एक होटल का बिल बना, उसमें होटल की एकोमोडेशन, सुबह का ब्रेकफास्ट, एक ही बिल में अगर दो रेट अलग अलग लगे हुए हैं तो भी वो कंपोजिट बिल में कवर होगा, और सिंगल प्राइस चार्ज होना जरूरी नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब कंपोजिट सप्लाई दो तरह की होती है, एक तो स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई, एक आपका नॉन स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई। अब जो भी आपकी स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई है, तो स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई में कौन कौन सी आती है वो सुनो। अब स्पेसिफाइड कंपोजिट सप्लाई में ना आपकी दो कंपोजिट सप्लाई आती हैं, एक तो आपका हो गया रेस्टोरेंट और एक आपका हो गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है रेस्टोरेंट सर्विस और वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब रेस्टोरेंट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट ना, इन दोनों को हम ऑलवेज सर्विस की सप्लाई मानेंगे, पैरा 6 इतनी सी बात कह रहा है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर रेस्टोरेंट सर्विस है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, इन दोनों को हमेशा हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे, इनको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे ही नहीं, चाहे इसमें गुड्स वाला पोर्शन ज्यादा ही क्यों ना हो। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया रेस्टोरेंट सर्विस है, मतलब रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट वाला काम है, उसके इसमें क्या बोलेगा, ऑलवेज सर्विस की सप्लाई, चाहे वहां पर अपने गुड्स ज्यादा कंज्यूम की है, रेस्टोरेंट वाले काम को ऑलवेज सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। और अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद करो मैंने आपको पहले भी कहा था वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट दोनों में एक फर्क होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मींस नॉर्मली प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लेबर प्लस मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जहां पे लेबर प्लस मटेरियल दोनों होगा वो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, और जहां नॉर्मली प्योर लेबर होगी वो कंस्ट्रक्शन है। अब एक बात मेरे को बताओ, आज आपने कई बार काम ठेके पर देते, काम ठेके पर दे दिया। अब काम ठेके पर देने का मतलब क्या है कि भाई 1 लाख रुपए ले ले और 1 लाख में कमरा तैयार करके दे दे, मटेरियल तेरा लेबर तेरी, ये होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऑलवेज ये सर्विस की सप्लाई बनेगा, इसमें तुम्हें चेक ही नहीं करना कि गुड्स का पोर्शन कितना लगा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, अगर रेस्टोरेंट सर्विस है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये दोनों काम ऑलवेज हम क्या बोलेंगे, ये दोनों काम डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस बनेंगे, इसको गुड्स वाला केस में कवर ही नहीं करेंगे। और अगर कोई दूसरे काम है उसका ट्रीटमेंट जो हम करेंगे सेक्शन नंबर 8 के अंदर करेंगे, कि हमें टैक्सेबिलिटी क्या करनी है, सेक्शन नंबर 8 आपको बताएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या यहां तक क्लियर है? सर एक बार दोबारा से हो सके तो आप हमें दोबारा से बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। इधर देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सारे बच्चे हेलो, ओए ओ भाई साहब पढ़ ले भाई, तुम्हारे ही पेपर है। मैं देखा था लाइव चैट के अंदर, हार्दिक पांड्या तो गया, लग गई उसकी, तो हो गया उसका काम, हरवा दिया, तुम्हारे पेपर हैं भाई साहब, तुम चैट देख लो कैसे कर रहे हो, फिर तुम कह रहे पास नहीं होते। गाबा सर पास कैसे होंगे, तुम्हें बीमारी चिपक चुकी है वो वाली आईपीएल वाली। मतलब भाई साहब मेरे को समझ नहीं आता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है 8:30 से, मेरे एग्जाम नहीं है, आईपीएल मेरे दिमाग में घूम ही नहीं रहा, तुम्हारे दिमाग में आईपीएल घूम रहा है। एक बच्चा कह रहा है बस 3 ओवर रुक जाओ, 3 ओवर देखने दो भाई, इनके अलग ही फील चल रही है इनकी तो, आईपीएल की तो। और फिर रिजल्ट आने के बाद कहोगे सर पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। भाई वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रॉफी वॉफी ले जाएंगे, वो तुम्हारे पेपर है, तुम्हारे पेपर पे ध्यान लगाओ। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मैंने क्या बोला, देखो री पैरा 6 में पहली बात समझो, पैरा 6 में जो भी काम कवर होगा वो ऑलवेज सर्विस की सप्लाई बनेगा। पैरा 6 में कॉम्पोजिट सप्लाई आती है। अब कॉम्पोजिट सप्लाई का ट्रीटमेंट क्या होता है, सेक्शन 8 बताता है। सेक्शन 8 क्या बोलेगा वो जाके हम देख लेंगे, बट उसने बोला कि अगर ये दो कॉम्पोजिट सप्लाई हैं, इसमें सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये दो कॉम्पोजिट सप्लाई हैं, इनको हमेशा हम सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। कौन कौन सी, पहला एक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी कौन से, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरा कौन सा निकल के आ गया, रेस्टोरेंट वाले। तो रेस्टोरेंट वाले और वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दोनों काम को ऑलवेज हम सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। इनको छोड़कर जो भी कॉम्पोजिट सप्लाई होंगी उन पे सेक्शन 8 लगेगा। फिर बात करो मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई पर तो हमेशा ही सेक्शन 8 लगेगा। अब सेक्शन 8 बोलता क्या वो सुनो, सेक्शन 8 ये बात कहता है कि अगर तुम्हारी सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है तो जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगी ना, पूरी वैल्यू पर हम प्रिंसिपल सप्लाई का रेट एप्लीकेबल कर देंगे। सारे बच्चे सोच के बोलना, लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, तो प्रिंसिपल क्या है, लैपटॉप, तो पूरी सप्लाई पर लैपटॉप का रेट लगेगा जी, ठीक है जी। अब एसी प्लस में रिमोट, प्रिंसिपल क्या है, एसी, तो एसी का रेट लगेगा। टीवी प्लस में टीवी का रिमोट, प्रिंसिपल क्या है, टीवी, तो टीवी का रेट लगेगा जी। मोमोस प्लस मोमोस की चटनी, ओ माय गॉड, प्रिंसिपल क्या है, मोमोस, तो मोमोस का मतलब जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल है उसका रेट लगेगा। बस उन दो सप्लाई को छोड़कर रेस्टोरेंट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट।
फिर अगर कोई सप्लाई मिक्स सप्लाई है तो पूरी सप्लाई में जहां पर भी हाईएस्ट रेट होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू पर वो हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल हो जाएगा अगर तुम्हारी सप्लाई मिक्स सप्लाई में कवर होती है। बस ये पर ध्यान दो जी। तो कॉम्पोजिट वाले में क्या चेक करेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई चेक करेंगे, और मिक्स सप्लाई वाले में गवर्नमेंट ने बात कहती है कि जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो हाईएस्ट रेट वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा जी। गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है। अब जाके हमारा पैरा 6 यहां पे कवर हो जाता है और कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई भी यहां पे कवर हो जाती है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी। अब एक बार देखो यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई यहाँ पे 230 है, यहाँ पे 274 है। अब आइडेंटिफिकेशन देखो इसमें क्या है जी, आपका एक सप्लाई प्रिंसिपल होती है, दूसरी एंसिलरी होती है। एंसिलरी मतलब सेकेंडरी होती है। अब इसमें आपकी जो होती है सच सप्लाई इज नॉट कॉम्पोजिट सप्लाई, ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है। सप्लाई इज फॉर कंसोलिडेटेड, मतलब ये सप्लाई जो है ये किसके लिए, कंसोलिडेटेड मतलब कंबाइंड सप्लाई, इसमें सिंगल प्राइस चार्ज होता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार चेक करो टैक्स ट्रीटमेंट, इसको हम प्रिंसिपल सप्लाई मानेंगे, इसमें जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो एप्लीकेबल कर देंगे। अब देखो टीवी प्लस में वारंटी, टीवी का रेट लगेगा। लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, लैपटॉप का रेट लगेगा। एसी प्लस में इंस्टॉलेशन, एसी का रेट लगेगा। अब बोर्डिंग स्कूल जहां पे सारा खाना पीना सब कुछ होता है, एजुकेशन भी, तो एजुकेशन का रेट लगेगा। होटल प्लस में लॉन्ड्री की सर्विस, अब ये क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई है, होटल की एकोमोडेशन का रेट लगेगा जी। अब मिक्स सप्लाई में क्या है, एक बॉक्स है उसमें स्वीट्स है, चॉकलेट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। अब जो भी हाईएस्ट रेट होगा ना वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आपको दिखाऊंगा, कल आपने गलती करनी है, तैयार रहना। कल मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, कल वाली क्लास में मैं 5वीं बार बोल रहा हूं तुम गलती करोगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है। तो अब जाके हमारा कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई वाला यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है अब जाकर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसमें कुछ यहाँ पे सर्कुलर भी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब वो सर्कुलर कौन कौन से निकल के आ रहे हैं वो सुनो जी। सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जो हमारे प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे या प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को हम मिक्स सप्लाई मानेंगे। भाई मान लो जो हमारे प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको हम कॉम्पोजिट सप्लाई माने या उसको मिक्स सप्लाई माने। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं वो डिपेंड करता है कि प्रिंटिंग तुम करवा किसकी रहे हो। याद करो हमने क्लास में डिस्कस किया था। एक बात मेरे को बताओ, अगर मान लो मैं प्रिंटिंग करवा रहा हूँ बुक्स की, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक्स है, अब उस बुक की प्रिंटिंग करा रहा हूँ। अब बुक की प्रिंटिंग में क्या है, मेन कंटेंट क्या है, क्या पेपर है, क्या वो कागज है या प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग का ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी 1500 पेज की बुक है तो 1500 पेज की बुक में मेन कंटेंट क्या है, प्रिंटिंग। तो अगर मैंने कहा प्रिंटिंग सर्विस है तो पूरे काम को सर्विस की सप्लाई मानेंगे, उस पर सर्विस का रेट एप्लीकेबल होगा। बट याद करो मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप प्रिंट करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई बॉक्स प्रिंट करा रहे हो, आप कोई टिश्यू पेपर नैपकिन प्रिंट करवा रहे हो, या जो शगुन के लिफाफे होते हैं वो प्रिंट करा रहे हो, उसमें क्या होता है, गुड्स कंटेंट ज्यादा होता है, प्रिंटिंग कंटेंट कम होता है। फिर उस काम को हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे, उसको हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे। एक बात मेरे को बताओ, याद करो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था अमेजोन का, याद है अमेजोन। अब अमेजोन के जो वो अपने स्किन कलर के बॉक्सेस आते हैं उस पर सिर्फ लिखा होता है अमेजोन और बाकी सारा पूरा प्लेन बॉक्स होता है। अब उसके अंदर मेन कंटेंट क्या है, गुड्स ही तो है, प्रिंटिंग तो थोड़ी सी है। आज अगर आप डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा कहीं पर भी जा रहे हो वहां पर टिश्यू पेपर है। अब टिश्यू पेपर में एक छोटा सा लोगो लगा होता है डोमिनोज का, मैकडी का। तो गवर्नमेंट ने बोला वो काम जो होगा वो काम हम कवर करेंगे, किस में कवर करेंगे, वो काम हम गुड्स के सप्लाई में कवर करेंगे, क्योंकि वहां पे गुड्स का पोर्शन ज्यादा है, सर्विस का पोर्शन बहुत कम है। तो मैंने अगर प्रिंटिंग करा रहे हो, एनुअल रिपोर्ट हो गया, बुक्स हो गया, ब्रोशर हो गया, ये सारे प्रिंटिंग की सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर आप प्रिंटिंग करा रहे हो, किसकी प्रिंटिंग करा रहे हो, आप प्रिंटिंग करवा रहे हो शगुन के लिफाफे, टिश्यू पेपर, नैपकिन, बॉक्सेस, एनवलप, विजिटिंग कार्ड, इन सब में गुड्स की वैल्यू ज्यादा है, तो गुड्स का कंटेंट ज्यादा है, इसको हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पर जी, ये आपका प्रिंटिंग वाला पॉइंट हो गया कि प्रिंटिंग को हम कब सर्विस की सप्लाई बोलेंगे और कब हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे, दोनों यहां पे निकल के आते हैं। फिर अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, दैट इज बस बॉडी बिल्डिंग। याद करो बस बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, अब जो आपकी बाहर बसेस नहीं चलती, बसेस चलती है ना बाहर, याद है उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि बस में एक तो चेसिस होती हैं, चेसिस क्या होते हैं, जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है, और फिर बस की बॉडी तैयार करते हैं। अब अगर चेसिस जो बस का स्ट्रक्चर है और बस की बॉडी, ये दोनों ही मैंने तैयार करके तुम्हें दी है, मतलब पूरी कंप्लीट बस मैंने तुम्हें तैयार करके दी है, फिर वो गुड्स की सप्लाई है, क्योंकि मेन कंटेंट उसमें चेसिस होता है। बट अगर चेसिस तुम बाहर से कैसे लेकर आए, सिर्फ मैंने बस की बॉडी मतलब बस की बॉडी तैयार करके दी है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो काम सर्विस की सप्लाई बनेगा, वो गुड्स में कवर नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब मुझे नहीं पता है, सामने एक नालायक बच्चा बैठा है, इसकी आंखों में नींद आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो।
तुम सो जाओ पहले, या मुझे बात की रिप्लाई करो। क्या तुमने कभी सड़कों पे देखे हैं वो ट्रैक्टर चल रहे होते हैं या वो टेम्पो चल रहे होते हैं जिनका सिर्फ आगे की बॉडी बॉडी होती है और पीछे चेसिस कई बार खाली खाली जा रहे होते हैं स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए? कभी देखना तुम रोड के ऊपर ऐसे बहुत सारे तुम्हें ट्रक देखने को मिल जाएंगे जो पीछे सिर्फ चेसिस जा रहे हैं। इसके भी पूरी बॉडी बननी है, तो बॉडी कहीं और से बनेगी, तो जो ये बॉडी बना के देगा वो सर्विस की सप्लाई है। अगर चेसिस एंड बॉडी दोनों मैंने तैयार करके दिए फिर वो काम गुड्स की सप्लाई में कवर होगा। यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है। फिर अगला क्या निकल के आ रहा है? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अब रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स का मतलब क्या निकल के आ रहा है? टायर्स की रीट्रेडिंग मतलब जब टायर घिस जाते हैं उसके ऊपर एक रबड़ लगती है। अब अगर रबड़ भी मेरी, पेस्टिंग भी मेरी, तो ये काम गुड्स की सप्लाई को, रबड़ मेरी है, रबड़ तुम्हारी, पेस्टिंग मेरी, सिर्फ मेरे को पेस्टिंग करनी है, तो वो काम जो होगा वो सर्विस की सप्लाई में कवर होगा। ये सर्कुलर यहाँ पे कुछ कहना चाहता है। तो ये पॉइंट अब जाके कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई वाले पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर ये देखो, ये हमारा पूरा क्रक्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे हम देखने हैं 7.2। अब 7.2 क्या बोलेगा जी? 7.2 कहता है भाई साहब ऐसे कौन कौन से काम हैं जो ना तो गुड्स की सप्लाई में कवर होंगे और ना ही सर्विस की सप्लाई में कवर होंगे, जो जीएसटी से बाहर है, इन पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। याद करो यहाँ पर हमने एक शेड्यूल 3 किया था, याद है किसी को शेड्यूल 3? बोलो हाँ, बोलो हाँ। किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो? शेड्यूल 3 में हमने कितने पैरा किए थे जी? शेड्यूल 3 में हमने कितने पैरा किए थे? याद करो, शेड्यूल 3 में टोटल मिला के हमने पैरा किए थे 8। कितने पैरा किए थे? 8। और इस 8 पैरा के अलावा कुछ नोटिफिकेशन हमने और भी की थी जो आपकी यहां पर कवर होती हैं, जिसको ना तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे और ना ही सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले शेड्यूल 3 नीदर द एक्टिविटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नोर द एक्टिविटी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ना गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। शेड्यूल 3 कौन कौन से पैरा हमने किए थे, फटाफट से रिकॉल करते हैं। पैरा नंबर 1 हमने किया था कि अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के लिए इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई एक्टिविटी करेगा तो वो काम ना तो गुड्स की सप्लाई बनेगा ना सर्विस की सप्लाई बनेगा, तो एम्प्लॉई के हाथ में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर है। फिर दूसरा मैंने कहा था यहाँ पर सेकंड पॉइंट, कोर्ट और ट्राइब्यूनल। जैसे आपको बताओ केजरीवाल जी की, अब आई थिंक केजरीवाल की कल हाई कोर्ट, आज मतलब आज मैं, हाँ आज हमारी लाइव क्लास थी ना, आज आरएन की हाई कोर्ट में अपील उन्होंने की थी, तो हाई कोर्ट ने याचिका वो खारिज कर दी, मतलब या उन्होंने बोल दिया री अभी हम आपको जेल में ही रखेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अब ये हाई कोर्ट जो है सर्विस दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो सर्विस दे रहा है, जो सेशन कोर्ट सर्विस दे रहे हैं, जो इनकी फीस होती है, इस फीस पर जीएसटी एप्लीकेबल है क्योंकि वो यहाँ पे कवर है। तो गवर्नमेंट ने बोला कोर्ट और ट्राइब्यूनल इनकी फीस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ये पैरा 2 निकल के आता है। बट ट्राइब्यूनल कौन से? जो लॉ में एस्टेब्लिश है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो होते हैं वो लॉ में एस्टेब्लिश नहीं होते, उनके काम पे जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। फिर पैरा 3 में क्या आ रहे हैं? जितने भी अब जो घोटाले चल रहे हैं, ये घोटाले कौन कर रहे हैं? एमपी, एमएलए, एमसी, कैग, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग पैरा 3 में कवर हैं, इनके काम पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फिर पैरा 4 मरने के बाद वाले काम, फ्यूनरल, याद करो फ्यूनरल, बूरियल, क्रीमेटोरियम, माउचरी मतलब जलाना, दफनाना, शमशान घाट, एम्बुलेंस की सर्विस, मरे हुए की जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी सर्विस तुम्हारी पैरा 4 में कवर है, इन काम पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो पहले तो देखो, पहला तो यहाँ पे एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर वाले काम आ रहे हैं और परक्यूसिट भी यहाँ पे कवर होंगे क्योंकि परक्यूसिट भी सैलरी का पार्ट होता है, तो परक्यूसिट भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अगला फिर कोर्ट और ट्राइब्यूनल वाले यहाँ पे काम आ गए। पैरा 3 एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, सब यहाँ पे पैरा 3 में कवर हो रहे हैं। पैरा 4 मरने के बाद के जो भी काम है, पैरा 4। अब पैरा 5 में सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। याद करो, आपको मैंने कहा भी था कि अगर बिल्डिंग और लैंड की सेल करोगे तो उस पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बिल्डिंग और लैंड की सेल पर जीएसटी की बातें नहीं है, वो यहां से बाहर है। रेंटिंग पर जीएसटी है, दोबारा बोलूंगा, रेंटिंग पर जीएसटी है, लैंड और बिल्डिंग की सेल पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। आगे देखो फिर पैरा सी, इसमें अमेंडमेंट आई है। हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडी, ओए इधर, इसमें अमेंडमेंट आई है। क्या अमेंडमेंट आई है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। अब नई एंट्री ऐसी नहीं है, अब नई एंट्री लिखी है एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी हटा दिया। अब नया वर्ड यहां पे आ गया एक्शनेबल क्लेम। क्या नया वर्ड आ गया? एक्शनेबल क्लेम के बाद आ गया अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। इन्होंने क्या लिख दिया? एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ये अमेंडमेंट नोट कर लेना।
एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया, जिसमें तीन तो वही हैं, बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी, इस पे तो जीएसटी लगेगा। फिर ऑनलाइन गेम इन्होंने ऐड कर दिया, हॉर्स रेस इन्होंने यहां पे जोड़ दिया जी, एक तो ऑनलाइन गेम जोड़ दिया, एक इन्होंने यहाँ पे आपका हॉर्स रेस जोड़ दिया, ऑनलाइन, हाँ कैसीनो, कैसीनो भी यहाँ पे जोड़ दिए, जो आपके कैसीनोज होते हैं, जो आपके जैसे गोवा के अंदर कई सारे कैसीनो बने, तो कैसीनो हो गया, ऑनलाइन गेम्स हो गया, और आपका हॉर्स रेस हो गया, और बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी हो गया। तो अभी इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा। इन 6 एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर जो भी एक्शनेबल क्लेम होंगे वो शेड्यूल 3 में कवर, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये पैरा 6 है। फिर पैरा 7 क्या निकल के आ रहा है? पैरा 7 निकल के आ रहा है मर्चेंट ट्रेडिंग आउट ऑफ आउट सप्लाई। आउट ऑफ आउट का मतलब क्या है कि आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया में कोई सामान जा रहा है बिना इंडिया में एंटर हुए, तो अगर मैंने कहा बाहर से बाहर सामान जा रहा है बिना इंडिया में एंटर हुए, तो उस काम पर हम जीएसटी एप्लीकेबल क्यों करेंगे भाई? आज अगर मान लो, हाँ जैसे मान लो मैंने सामान मंगाया जापान से, जापान से सामान मंगाया, अब वो आना इंडिया में था, मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आ गया यूएसए से, तो जापान से यूएसए में चला गया बिना इंडिया में एंटर हुए, तो गवर्नमेंट ने कहा इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। ना ये गुड्स की सप्लाई बनेगा, ना ये सर्विस की सप्लाई बनेगा, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमारा पैरा 7 निकल के आ रहा है। फिर पैरा 8 देखो, पैरा 8 में क्या क्या निकल के आता है। अब पैरा 8 क्या निकल के आ रहा है? पैरा 8 सिंपल सी बात कह रहा है, ये पॉइंट आपको तभी समझ में आएगा अगर थोड़ा, वैसे ना इसका कस्टम से बेस है, ये कस्टम से बेस लिंक, मतलब कस्टम से बेसिक पॉइंट है, और ये मेनली एग्जाम में तो नहीं बनता, बट फिर भी अब है तो हमें पढ़ना है। पैरा 8 बस ये बात कह रहा है, याद करो थोड़ा सा बेस मैंने क्लियर किया था कि एक्चुअल में ना कस्टम ड्यूटी जब अब तुम पढ़ोगे तो कस्टम ड्यूटी तब लगती है जब कोई सामान घर के लिए हम लेके जाते हैं, बाहर से कोई सामान आया। अब बाहर से अगर कोई सामान आया, वो सामान अगर मैं वहां से घर के लिए लेकर जाऊंगा ना, तब उस टाइम पर मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। और अगर मैं वहां से घर के लिए इसको लेकर ही नहीं जाऊंगा तो मुझे कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी। अब मान लो बाहर से एक सामान आ रहा था, पानी में था, अभी पानी, कौन सा पानी? 12 नॉटिकल माइल्स वाला, वो इंडिया के अंदर आ चुका था। एक कस्टमर का कॉल आ गया, मैंने वही सामान, पानी में पड़ा हुआ सामान उस कस्टमर को भेज दिया। मैंने कहा ऐसा करियो, मैं तेरे को टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूं, तू जा कस्टम पोर्ट पे जा, वहां से वो सामान क्लियर करवा ले और कस्टम ड्यूटी पे कर दियो। अब मैंने वो सामान उसको बेच दिया, तो क्या सोच के बोला, क्या उस वाले सामान के केस में क्या कोई जीएसटी एप्लीकेबल होगा? मेरे हाथ में नहीं होगा, क्योंकि जब वो सामान वही क्लियर करवा रहा है, तो मेरे लिए वो सामान ना तो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विस की सप्लाई, उस पर जीएसटी अभी एप्लीकेबल होगा। रीजन, क्योंकि जब तक कस्टम से कोई सामान क्लियर नहीं होगा, ना ही कस्टम ड्यूटी लगेगी और ना ही जीएसटी लगेगा जी। और ये बात आपको मैंने बताई हुई थी कि जहां जहां कस्टम चलेगा, कस्टम वाले केस में वहीं वहीं जीएसटी लगेगा और कहीं जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर वो सामान क्लियर ही नहीं किया, पानी में पड़ा हुआ सामान बेच दिया, अभी वो घर के लिए क्लियर ही नहीं किया, तो ना कस्टम है ना ही जीएसटी। फिर दूसरा पैरा 8 के अंदर एक पॉइंट और था। अब क्या हुआ? कस्टम पोर्ट पे सामान आ गया, कस्टम पोर्ट पे सामान आ गया, तो वहां के ऑफिसर ने फोन किया, हेलो विवेक, आपका सामान ना कस्टम पोर्ट पे आ चुका है, तो उसको ना यहां से क्लियर करवा लो और हमें ड्यूटी पे कर दो। मैंने कहा मेरे पास ना अभी स्पेस नहीं है, आप कस्टम के वेयर हाउस में रख दो जी, वेयर हाउस चार्जेस होंगे वो मैं पे कर दूंगा। अब सामान का चला गया वेयर हाउस में, एक कस्टमर आया, मुझे सामान लेना है, मैंने कहा चलो मैं तुझे दिखा के लाता हूँ। मैं कस्टम के पे गया, कस्टम के वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान दिखाया, उसको पसंद आ गया, वहीं पड़ा पड़ा सामान मैंने सेल कर दिया। सर क्या प्रैक्टिकली सेल कर सकते हैं? बिल्कुल सेल कर सकते हो, कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है। अब सामान बेच दिया, अब वो सामान मेरा तो नहीं है, कौन क्लियर करेगा? दूसरी पार्टी। जब वो क्लियर करेगा तो वही जीएसटी पे करेगा, वही कस्टम पे करेगा। मेरे हाथ में कोई भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ना ये गुड्स की सप्लाई है ना ये सर्विस की सप्लाई है। पैरा 8 बस इतनी सी बात कह रहा है। रटने वाला बच्चा बस एक बात ध्यान, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रट लो। क्या रट लो? जब तक हम घर के लिए सामान क्लियर नहीं कराएंगे बिफोर होम कंजम्पशन, ना ये काम गुड्स की सप्लाई बनेगा ना ये काम सर्विस की सप्लाई बनेगा, इस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 8 पैरा। अब कुछ पॉइंट्स यहां पे और भी हैं। एक तो यहाँ पे एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत म्युनिसिपैलिटी की फंक्शन, जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी फंक्शन परफॉर्म करती है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो भी यहाँ से बाहर है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप सब जानते हो लीकर का ही तो स्कैम चल रहा है आज दिल्ली में, जो कह रहे हैं कि स्कैम हो गया, घोटाला हो गया, किसका? लीकर का ना। अब जिन्होंने शराब की दुकानें खोली थी, क्या उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया होगा? नहीं लिया होगा। लाइसेंस लिया होगा, और लाइसेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत मोटा पैसा चार्ज किया होगा।
आप सब जानते हो लीकर पर जीएसटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा जो हम लाइसेंस दे रहे हैं लीकर की दुकान वालों को, इसकी जो फीस है इस फीस पर भी जीएसटी नहीं है, क्योंकि लीकर पर जीएसटी नहीं है, वो स्टेट का मैटर है और ये फीस भी स्टेट का मैटर है। ये फीस कौन लेती है? आज रेड किस, आज जो घोटाले में कौन, क्या पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जा रही है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जा रही है ना। केजरीवाल वाली जेल में चले गए, सिसोदिया जेल में चले गए, ये सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि शराब मैटर किसका है? स्टेट का। इसमें दूसरी वाली स्टेट का कोई लेने देना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट वही कहना चाह रही है कि अगर अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दिया जाएगा, इस लाइसेंस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ना लाइसेंस को हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे, ना ही सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो वही बात यहाँ पे लिखी है। और बाकी जो अदर लाइसेंस होंगे उस पर जीएसटी लग जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब यहाँ पे दो क्लैरिफिकेशन और भी आई हैं। अब दो क्लैरिफिकेशन क्या है, याद आ रहा है आपको? मैंने ये दो क्लैरिफिकेशन क्या बताई थी? अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, दिल्ली से हरियाणा एक ट्रक जा रहा है, ट्रक की वैल्यू 25 लाख रुपए है। अब ट्रक क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पे रिपेयर के लिए जा रहा है। रिपेयर मतलब इसमें दिक्कत आ गई, रिपेयर मेंटेनेंस करवानी है, उसके लिए रिपेयर होने के लिए जा रहा है। तो मुद्दा ये उठा कि जब ये ट्रक यहाँ पे रिपेयर होने के लिए जा रहा है, तो क्या रिपेयर की सर्विस पर जीएसटी लगेगा या ट्रक की वैल्यू पर भी जीएसटी लगेगा? तुम खुद बता दो, क्या ट्रक की वैल्यू पर जीएसटी लगने का मतलब बन रहा है? नहीं। क्या मैंने ट्रक सप्लाई की है या रिपेयर की सर्विस है? रिपेयर की सर्विस, तो जो इस पे रिपेयर की सर्विस देगा वो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल कर देगा। यहां पे ट्रक की सप्लाई कवर नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो, वही बात कहना चाह रहे हैं कि अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है कन्वेंस की, कन्वेंस मतलब ट्रक, बस, ट्रैक्टर, किस पर्पस के लिए? रिपेयर पर्पस के लिए, तो रिपेयर वाली सर्विस पे जीएसटी होगा। ट्रक और ट्रैक्टर जो भी होते हैं उनकी वैल्यू पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट आपका यहां पे लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मान लो इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो, रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर, अब मान लो रिपेयर के लिए मैं टूल्स भेज रहा हूं, मान लो स्पेयर्स भेज रहा हूं, अब सिंपल सी बात है टूल्स तो वापस काम करने के बाद आ जाएंगे ना, तो भैया ये टूल्स की सप्लाई यहां पे कवर नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप अगर टूल्स भेज रहे हो, स्पेयर्स भेज रहे हो, रिग्स भेज रहे हो, एंड ऑल गुड्स ऑन विच लाइक क्रेन एटसेट्रा, मतलब जो भी यूज हो रही है उसके अंदर, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट ये क्लैरिफाई करना चाहती है। ठीक है, तो अब जाके यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है और ये पूरा समरी डायग्राम यहाँ पे 7-1, 7-1 कैपिटल ए, यहाँ पे 7-2, अब जाके पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एक बार ऐसा करूँ, आपको 2 मिनट दोबारा से रिवीजन करवा दूँ फटाफट से पूरे के पूरे चैप्टर की, मजा आ जाएगा तुम्हें। फिर कल तुम क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से करोगे, पक्का। आओ फिर 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवीजन की भी रिवीजन हो रही है। आओ जी, देखो यहाँ पे सप्लाई का चैप्टर 7-1, 7-1A, 7-2, 7-1 कौन से पॉइंट है? 7-1A, 7-1AA, 7-1B, 7-1C, 7-1A सारे काम को सप्लाई बोल देंगे। 2 कंडीशन है, विद कंसीडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो 7-1A में सप्लाई है। कंसीडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, मनी, नॉन मनी, डू समथिंग, नॉट डू समथिंग, बट गवर्नमेंट की सब्सिडी यहाँ पे कवर नहीं होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंडेबल है तो नहीं आएंगे, अगर नॉन रिफंडेबल है मतलब वो एडजस्ट हो चुके हैं तो आएंगे। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है 7-1B, सॉरी 7-1AA। अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई काम करेगा तो वो काम 7-1AA में सेल्फ सप्लाई को भी हम सप्लाई मान लेंगे। 7-1B, 7-1B में क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये 7-1B में सप्लाई बनेगा। 7-1C में फ्री वाले काम सप्लाई बनेंगे सारे, नहीं 4 पैरा। पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटी से वेल्ड विदाउट कंसीडरेशन, पैरा 1 में सप्लाई है। पैरा 2 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पार्टी या बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पैरा 2 में सप्लाई है। बट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाले केस में 50,000 रुपए की लिमिट है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो फिर स्टार्टिंग से ही सप्लाई बनेगा और जीएसटी लगेगा। पैरा 3 प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल। पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये काम पैरा 4 में सप्लाई बनेगा। ये सारी बातें हमने 7-1 में कंप्लीट की थी। अब ये काम सप्लाई बन गया, किसकी बनेगा? 7-1 कैपिटल ए। याद करो पैरा 1, पैरा 1 में टाइटल ट्रांसफर गुड्स, राइट सर्विस, टाइटल फ्यूचर डेट गुड्स। फिर पैरा 2 लैंड की रेंटिंग सर्विस, बिल्डिंग की रेंटिंग बिजनेस कॉमर्स के लिए सर्विस। पैरा 3 जो वर्कर वाले काम सर्विस। पैरा 4 का ए बिजनेस एसेट ट्रांसफर गुड्स, बिजनेस एसेट प्राइवेट यूज सर्विस। बिजनेस बंद हो गया, जो स्टॉक बचा है वो काम बनेगा गुड्स की सप्लाई। फिर पैरा 5, पैरा 5 में कितने क्लोज हैं? 6। पैरा 5 में 6 क्लोज कौन कौन से हैं? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल सर्विस, कंस्ट्रक्शन वाले काम सर्विस, आईपीआर अपना जो टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर है सर्विस, आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस,
डू समथिंग, नोट टू डू समथिंग, टॉलरेट, सर्विस, और फिर राइट टू यूज, सर्विस, ये पैरा 5 हो गया। फिर पैरा 6 में कह रहा है कॉम्पोजिट सप्लाई, जो वर्कर रिलेटेड टू इमूवेबल या रेस्टोरेंट वाले काम, इन दोनों को सर्विस के सप्लाई बोलेंगे। इनको छोड़कर जो भी कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई होगी, सेक्शन 8 बताएगा। उसने क्या बताया, नेचुरल बंडल है, कॉम्पोजिट सप्लाई, तो पूरी वैल्यू पर प्रिंसिपल सप्लाई का रेट एप्लीकेबल कर दो। नेचुरल बंडल नहीं है, नोट नेचुरल है, जबरदस्ती बनाया है, तो जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो एप्लीकेबल कर दो, ये मिक्स सप्लाई के अंदर निकल के आ जाता है। फिर ये पॉइंट हमने कंप्लीट किया। फिर हमारे 7(2) 8 पैरा, जो ना तो गुड्स में कवर है ना ही सर्विस में कवर है। पहला, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर वाले काम यहां से बाहर हो गए, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में वो होने चाहिए। दूसरा, कोर्ट और ट्राइब्यूनल की सर्विस यहां से बाहर हो गई। तीसरा, एमपी, एमएलए, एमसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब यहां से बाहर हो गए। पैरा 4, मरने के बाद के सारे काम पैरा 4 में आ गए, उस पर जीएसटी नहीं। पैरा 5, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं है। पैरा 6, एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है, बट 6 एक्शनेबल क्लेम छोड़कर 6 कौन कौन से, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स हो गया, हॉर्स रेस हो गया और कैसीनो हो गया, इन पे जीएसटी लगेगा। इनको छोड़ के एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा। पैरा 7, आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया में सामान जा रहा है, बिना इंडिया में एंटर हुए, इस पे जीएसटी नहीं है। फिर पैरा 8, अगर जब तक मैं सामान कस्टम पोर्ट से घर के लिए क्लियर नहीं कराऊंगा, उससे पहले मैंने कितनी बार भी सामान बेच दिया हो, वो बेचना, ना गुड्स की सप्लाई बनेगा ना सर्विस की सप्लाई बनेगा। ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आती हैं। अब जाके हमारा खत्म हो चुका है, तो अब जाके हमारी रिवीजन की भी रिवीजन हो चुकी है। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब इसको मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की, इसको देख लेना, और फिर कल हम मिलेंगे दोबारा से क्लास नंबर 8। ये क्लास नंबर हमारी 7 है, क्लास नंबर 8 के अंदर मिलेंगे। तो होपफुली आप इसको देख लेंगे, तब तक क्वेश्चंस करने और नए चैप्टर की हमें स्टार्टिंग करनी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद। और लाइक और कमेंट भर भर के कर देना अगर आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।